सासू माँ बस भी करो, आपने तो हद ही कर दी। सुबह 5 बजे ट्रिंग ट्रिंग अलार्म घड़ी की आवाज़ आते ही रचना ने अपना एक हाथ चादर से निकालकर अलार्म घड़ी को बंद कर दिया और वापस सिर से पांव तक चादर तान कर सो गई। तभी सासू माँ कमला जी की कर्कश आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कहाँ हो? अरे बहू, तुम्हारी मत मारी गई है क्या? आज क्या कर रही हो? कुछ खबर भी है? जाने कब की सुबह हो गई। आंखें खोलो और देखो, सुबह के 9 बज चुके हैं और तुम हो कि चादर तान के सो रही हो। हम सबको आज सुबह की चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? रचना बिना कुछ बोले उठी। देखा तो सुबह के 5 से 9 बजे हैं, लेकिन नज़र घुमाई तो बगल में उसके बच्चे भी सोए हुए थे। तब तक रचना के पति देव रोहन भी बाथरूम से बाहर आकर बोले, क्या यार, तुम भी हद करती हो। माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, फिर भी शरीर में फुर्ती नहीं कि जल्दी से उठकर जाओ। बेड पर बैठी हो, इतनी देर कोई सोता है क्या भला? तुम्हें तो पता है बिना बेड टी के मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता। अब चलो उठो और जाओ, जल्दी चाय बनाकर लाओ। और तो क्या, देख तो बेटा कैसे दीदे फाड़ कर घूर कर देख रही है। अरे माना कि इसको भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दी है, तो क्या इन बड़ी आंखों में बड़ों के लिए शर्म लिहाज भी देना भूल गया? अब मुझे घूर कर देखना बंद करो और चलो काम पर लगो। सब चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, तभी सबकी नींद खुलने वाली है। सब चाय के इंतज़ार में सो रहे हैं। और हाँ, मैं तो आज बिना चाय के ही स्नान करने जा रही हूँ। आज देर कर दी है तो तुम जाकर मनोज और दीपा, रचना की देवरानी देवर को भी कमरे में चाय दे देना ताकि वो भी उठ जाएं। कहकर कमला जी कमरे से चली गई और रोहन वापस चादर तानकर सो गए, क्योंकि आज सबकी छुट्टी और आराम का दिन रविवार था, सिवाय रचना के, क्योंकि उसके हिस्से कभी कोई इतवार नहीं आता था। रचना बेड से चुपचाप उठी और नहा धोकर तैयार हुई। तभी उसके फ़ोन पर घर की बाई नंदिनी का फ़ोन आया। उसने कहा, भाभी मैं आज नहीं आ पाऊंगी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं मेरी। रचना ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं नंदिनी, तू आराम से कल आना, आज तू आराम कर और हाँ, अपना ध्यान रखना। रचना की इतनी प्यारी भारी आवाज़ सुनकर नंदिनी से रहा नहीं गया। उसने तपाक से रचना से कहा, क्या बात है भाभी, आप गुस्सा नहीं हुई? याद तो है ना आज रविवार है? रचना ने कहा, हाँ हाँ बाबा, याद है, तू बस आराम कर, बाकी की चिंता मत कर। नंदिनी ने कहा, ठीक है भाभी, रखती हूँ। रचना तैयार होकर रसोई की तरफ गई। देखा रात के पड़े जूठे बर्तन थे। उसे लगा जूठे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे हैं। उसने भी उन्हें चिढ़ाते हुए अपना पर्स दिखाया और कहा, आज रचना तुम्हें नहीं साफ करेगी। तुम्हें रचना का बाय बाय टाटा, और पर्स कंधे पर लटकाकर घर से निकल गई। रचना चाय बहू चाय की आवाज़ से पूरा घर गूंजने लगा, लेकिन कोई जवाब मिलता न देख सुनकर कमला जी बोझिल तन और मन से गुस्से से उठकर भुनभुनाते हुए रसोई घर की ओर चल पड़ी। देखा तो रचना वहां नहीं थी। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो घर में ही मौजूद नहीं थी। कमला जी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने बेटे रोहन के पास गई और कहा, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते रोहन ने अलसाए हुए आवाज में कहा, माँ यही कहीं घर में होगी, वो कहाँ जाएगी? तभी कमला ने रोहन से कहा, अरे आँख खोल अपनी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली मुझे, तभी तो तेरे पास आई हूँ। इतना सुनते रोहन हड़बड़ाकर आँख मीचते हुए उठा और उसने अपना फ़ोन उठाया और गुस्से में रचना को फ़ोन लगाया। उसके फ़ोन पर लगातार रिंग हो रही थी, लेकिन फ़ोन उठ नहीं रहा था, जिससे रोहन की धड़कनें तेज हो गई। तभी कुछ देर बाद जब रचना ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? जहाँ भी हो फ़ौरन घर आओ। रचना ने 2 टूक कहा, बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ। दरअसल रचना की शादी को 10 साल हो गए थे। ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी और उनका 2 साल का बेटा और रचना के 2 बच्चे, एक 5 साल का एक 8 साल का रहते थे।
घर में झाड़ू पोछे बर्तन के लिए बाई आती थी, लेकिन घर के बाकी सारे काम तीनों बच्चों के साथ साथ खाना कपड़ा राशन सब रचना की जिम्मेदारी थी, क्योंकि रचना की देवरानी दीपा नौकरी करती थी। दीपा को रसोई के काम में ना तो कोई दिलचस्पी थी, ना ही कोई काम उसे आता था, लेकिन दीपा ने कभी भी रचना का अपमान नहीं किया। उसने बहुत बार घर के सभी लोगों से कुक रखने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया। उसको अच्छे से पता था कि एक ही शहर में सभी रिश्तेदार होने से मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, तो खाने के साथ 3 बच्चों की देखरेख करना कोई आसान काम नहीं। इसलिए वो हर बात में रचना से कहती, भाभी जब तक आप अपने लिए खुद खड़ी नहीं होंगी, कोई आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगा, फिर चाहे वो ससुराल हो या समाज या ऑफिस। इधर स्वभाव से कंजूस कमला जी को लगता था घर में कोई काम ही नहीं रहता सिवाय खाना बनाने के, तो रचना नौकरी पर नहीं जाती तो वो घर के काम करे। पूरे घर में सिर्फ उनकी हुकूमत चलती थी, इसलिए कोई उनके खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करता था। रचना को घर के काम करने से कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन रचना को उसकी नौकरी ना करने की इस बात को लेकर उसकी सास का उस पर बार बार व्यंग करना कि रचना तो वर्किंग नहीं है बहुत खलता। सोमिया के हर काम में रोक टोक लगाना, उसको ताने देना उनकी आदत हो गई थी। कभी रचना से खाना बनाने में कोई गलती हो जाती तो तुरंत व्यंग करती, अरे कमाना नहीं जानती, कम से कम खाना ही अच्छा बनाना सीख लिया होता। कभी रचना की तबीयत खराब होती तो कहती, पहले काम पर जाने वालों को ऑफिस भेज दो, नाश्ता कराकर फिर पूरा दिन करती रहना आराम। तुमको और काम ही क्या है आराम करने के सिवाय, तुम क्या जानो काम क्या होता है। रचना को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता जब सास के साथ साथ रोहन भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते। कल शाम यानी बीते शनिवार को भी यही हुआ। रचना ने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। थकान और सिर दर्द से उसका हाल और भी बुरा हो रहा था, पर घर में रचना की पीड़ा समझने वाला कोई न था। तबीयत ठीक न होने की वजह से थोड़ी देर ही दोपहर में लेटी थी और उसकी आंख लग गई, जिस वजह से कमला के शाम की चाय थोड़ी लेट हो गई। भागती हुई रचना चाय लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुंची तो वो टेप रिकॉर्डर की तरह उसको देखते बोलना शुरू हो गई, तुम्हारे बाप ने कौन सा कुबेर के खजाने से मेरा घर भर दिया है, जो तुम जब देखो तब मौका मिलते महारानी जैसे अपने कमरे में जाकर एसी चालू करके पसर जाती हो। अपने मायके में भी एसी देखा था कभी? किसी कामकाज के लायक नहीं हो तुम। है दीपा को देखो, दहेज भी अच्छा लाई है और 4 पैसे भी कमाकर घर में लाती है। रचना की आंखों में आंसू आ गए। वह रुंधे गले से बस इतना बोल पाई, आज मेरे कमर और सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। तभी उसकी देवरानी दीपा के माँ पापा और उसकी ननंद नंदोई आ गए, जो उसी शहर में रहते थे। रचना ने सबको चाय नाश्ता कराया। तब तक दीपा भी ऑफिस से आ गई। दीपा के मम्मी पापा उससे मिलकर जाने लगे तो रचना की सास ने कहा, अरे बहन जी अब रुकिए, खाना खाकर जाइएगा। इस पर दीपा की माँ ने कहा, समधन जी किसी और दिन आऊँगी, आज तो बिना बताए आ गई। अभी सब ऑफिस से आकर थके होंगे, उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। कमला ने दीपा की माँ का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, अरे कैसी बात करती हैं समधन जी, कल रविवार है, बच्चे आराम करेंगे और आप भूल रही हैं हमारी बड़ी बहू वर्किंग नहीं है। आप कभी भी बिना बताए आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं। रचना तो दिन भर घर में फ्री ही रहती है, सब ऑफिस चले जाते हैं तो कोई काम रहता नहीं। रसोई में आकर दीपा ने कहा, भाभी आप खाना बनाने के लिए रहने दो, हम बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तभी वहाँ रचना की सास ननंद भी आ गई। उन्होंने कहा, अरे दीपा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ अपने माँ पापा से बात करो आराम से, अभी थकी हारी आई हो, यहाँ रचना को करने दो, वैसे भी आज इसने सिर्फ आराम ही किया है। सब कुछ अपने कानों से सुनकर भी गुस्से से भरी रचना ने भीषण गर्मी में सबके लिए खाना बनाया खिलाया। इधर एसी में बैठकर सब खाने के मजे ले रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से उसके लिए तारीफ के एक शब्द नहीं निकले। जैसे ही रचना के ससुर ने कहा, बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने, कि तभी बीच में तपाक से कमला ने कहा, आप भी हद ही करते हो, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया,
अब ये तो हर औरत करती है जो वर्किंग नहीं होती। वैसे भी रचना के ससुर जी की उसकी सास के आगे एक भी नहीं चलती थी। रचना को आज अपनी सास के मुंह से सबके सामने इतना कहते सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तय किया कि अब वो अपनी सास को वर्किंग का मतलब समझाकर ही रहेगी। शाम को 4 बजे रचना जब घर पहुंची तो देखा काम का ढेर लगा पड़ा है। सुबह से घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ था, पूरा घर बिखरा हुआ था। दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी जो कम स्वादिष्ट होने की वजह से किसी ने नहीं खाई थी। बच्चे चिप्स बिस्किट खा रहे थे। उसे देखते उसकी सास और रोहन उसको एकटक खा जाने वाली घूरती नजर से देख रहे थे कि तभी कमला जी ने कहा, सुबह से कहाँ गई थी महारानी, बिना हम सबको बताए? पता है कि आज रविवार है, सब घर पर रहेंगे तो कितना काम होगा। लेकिन नहीं, महारानी तो सब छोड़कर निकल गई, कोई चिंता फिक्र ही नहीं। रचना बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगी तो कमला ने गुस्से में कहा, खबरदार, कमरे में गई तो पहले जाओ, जाकर हम सब के लिए पहले चाय और कुछ खाने के लिए बना कर लाओ। सुबह से बिना चाय के सिर फटा जा रहा है, काम कर कर के मेरी हालत खराब हो गई, ऊपर से बच्चों ने परेशान कर रखा है। कमला की आवाज़ सुनकर सब वहाँ इकट्ठा हो गए थे। रचना ने सबके बीच में कहा, माँ जी, मैं तो दिन भर फ्री पड़ी रहती हूँ, तो सोचा फ्री क्यों घर में पड़े रहना, इसलिए आज अपनी पुरानी सहेलियों से बहुत दिनों बाद मिलने चली गई थी। मैं चाय नाश्ता लंच सब करके आई हूँ, इसलिए अपना चाय ना नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और रही बात घर के कामों की, तो आप ही तो सबसे कहती हैं इस घर में काम ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। और जिस काम के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रही हो वो इतने सारे वर्किंग लोग मिलकर नहीं कर पाए, तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊंगी? आपके कहे अनुसार मैं तो वर्किंग ही नहीं हूँ, और जो वर्किंग ही नहीं वो कोई काम कैसे कर सकता है? तभी पीछे से रोहन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये क्या बकवास कर ही रहे हो माँ से? लेकिन आज रचना पीछे नहीं रहने वाली थी। उसने भी सबके सामने रोहन से कहा, चिल्लाओ मत रोहन, क्योंकि चिल्लाकर बात करना मुझे भी आता है। क्या गलत कह रही हूँ मैं? माँ जी ही तो हर बात में हर आने जाने वाले नाते रिश्तेदार आस पड़ोस वाले सबसे कहती रहती है, मेरी बड़ी बहू वर्किंग नहीं, घर में कोई काम ही नहीं होता, खाना बनाना, खिलाना, बच्चों को संभालना और भी ना जाने दिन भर कितने छोटे बड़े काम होते हैं घर के, वो सब कोई काम ही नहीं होता। तो मैंने भी तय कर लिया है, अब मैं भी वर्किंग बनूंगी, क्योंकि जिंदगी में काम तो सिर्फ पैसे कमाना होता है, बाकी तो और कोई काम ही नहीं होता। इन्हीं चंद पैसों के कारण ही मेरा और मेरे मायके वालों का इस घर में कभी सम्मान नहीं होता है, इसलिए अब मैं काम करूंगी और सासू माँ को वर्किंग बहू बनकर दिखाऊंगी। रोहन ने कहा, अच्छा तो तुम हम लोगों को सबक सिखाने निकली थी, तो तुम भूल रही हो कि ये सब काम पैसे देकर भी कराए जा सकते हैं, फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत ही नहीं हमें। कि तभी पीछे से दीपा ने कहा, भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई भी पैसे देने पर भी भाभी के इतना काम नहीं करेगा और ना ही आप सबकी कड़वी बातें बर्दाश्त करेगा। पहले से तय छुट्टियों के अलावा भी छुट्टियों को देना और बर्दाश्त करना होगा, और भी ना जाने कितने अनगिनत समझौते सबको करने होंगे। कितनी शर्म की बात है कि आप सब भाभी की अहमियत ना समझकर उन्हें अब भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय का काम उन्होंने सिर्फ नहीं किया और हम सबके साथ साथ पूरा घर और बच्चे से सब अस्त व्यस्त हो गया। नजरें घुमाकर एक बार फिर से पूरे घर की हालत देख लीजिए। भाभी भी हम सब की तरह ही इंसान है। आप लोग भूल रहे हैं कि जब कोई कुक या मेड आप पैसे देकर लगाएंगे तो उसे भी आपको सम्मान और छुट्टियां दोनों देनी होगी। साथ ही आप सबकी बैठी और गर्मा गर्म खाना खाने की आदत भी त्यागनी होगी। और माँ जी, साथ ही आपको अपने हर काम खुद से करने होंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही है, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। भाभी आज आप कोई काम मत कीजिए, और मैं तो कहूँगी जब तक आपका मन ना करे और तबीयत ठीक ना लगे तब तक आप सिर्फ आराम कीजिए। आज हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे, आप आज आराम कीजिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि सब छोड़िए, चलिए हम सब आज एक साथ बाहर चलते हैं खाना खाने। भाई साहब और माँ जी, आप सब बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये आप सबकी गलती है कि आप लोग भाभी के दिन भर 24 घंटे 365 दिन के काम को कोई अहमियत न देकर उसे उनका कर्तव्य और नॉन वर्किंग कहकर अपमानित करते रहते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। काम चाहे घर में किया जाए या बाहर जाकर, नौकरी दोनों ही आसान नहीं। इसलिए हम सबको दोनों ही कामों को एक जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पैसा और गृहस्थी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी आप सबकी मर्जी, जो अच्छा लगे कीजिए।
मुझे तो भाभी की अहमियत बहुत अच्छे से पता है। इनकी वजह से ही मैं ऑफिस में बेफिक्र होकर काम कर पाती हूँ, वरना घर के काम और बच्चे की चिंता के साथ ऑफिस का काम इतने आराम से कभी ना कर पाती। रचना के पक्ष में दीपा की बात सुनते कमला के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। रोहन ने नजरें झुका ली। इतना कहकर रचना और दीपा वहां से चली गई। दोस्तों, यह कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार की तुलना। कहानी का मनोभाव ये है कि आज भी समाज में अधिकतर घरों में कामकाजी और गैर कामकाजी महिलाओं के बीच कभी सास ससुर तो कभी खुद पति हमेशा तुलना करते रहते हैं और उनका अपमान करते रहते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। सबकी अपनी जगह अपना महत्व है, जिसे हमें समझना चाहिए और हर महिला को उचित सम्मान देना चाहिए। कई घरों में कामकाजी महिलाओं से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो ऑफिस के साथ साथ घर के पूरे काम भी करें और उसमें उनका कोई सहयोग भी नहीं करता, ये कहकर कि नौकरी करना तुम्हारी मर्जी है, घर के काम तो करने ही होंगे। मेड लगाने की भी मनाही कर दी जाती है। इसलिए किसी भी महिला के साथ अगर इस तरह का अपमानजनक व्यवहार हो तो उसे खुद ही उसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। चुप रहकर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।